हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्वेंट पर्सपेक्टिव में। मैं आपके सामने आज यूपी पीसीएस 2023 का प्रीवियस पेपर लेकर आया हूं, जिसमें मैं आज आपको यूपी पीसीएस 2023 के जितने भी क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे और क्या क्या ट्रेंड रहा था इस पेपर का, कितने क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट से आए थे, मैं वो सब बताऊँगा आपको। और ये पेपर पीसीएस के साथ साथ में जो 11 फरवरी को आर का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन पीसीएस के ही अधिकतर रिपीट करेगा। क्योंकि जो यूपी पीसीएस का पेपर है और आरओ का पेपर है, वो दोनों उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन कराता है। इसीलिए उम्मीद ये रखिए कि यूपी पीसीएस का ट्रेंड ही आ सकता है। हालांकि आरओ का पेपर यूपी पीसीएस से थोड़ा इजी आता है, लेकिन इतना भी इजी नहीं आता। अब जैसे जैसे एग्जामिनर अपना ट्रेंड चेंज कर रहे हैं पेपर का, वैसे वैसे देखा जाए तो आरओ के लिए भी उत्तर प्रदेश पीसीएस के लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं, मैं आपको इसमें यूपी पीसीएस 2023 का प्रीलिम्स का पेपर दिखाता हूं और बताता हूं कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए थे। और मैं आपको बता दूं कि मैंने ये पेपर 2023 में दिया था और मेरा क्वालिफाई भी हुआ था। हालांकि मैंने मेंस लिखा और मेंस में मेरा नहीं हो पाया। अगली बार को 2024 के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ और अच्छे से मेहनत करके देंगे। चलिए कराता हूँ मैं आपको ये पेपर। इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सही सम्मिलित नहीं है। तो संघ राज्य क्षेत्र भाग 13 दे रखा है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र भाग 10 दे रहा है, अधिकरण भाग 11, राजभाषा भाग 17। तो ये भी सही है, राजभाषा भाग 17 में स्थित है। और अधिकरण ये गलत दे रखा है। अधिकरण जो है भाग 11 में नहीं है, भाग 14A में है। इसमें अधिकरण में भाग 14A में दो अनुच्छेद जोड़े गए हैं, अनुच्छेद 323A और 323B, प्रशासनिक अधिकरण और अन्य अधिकरण। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र का भाग 10 बिल्कुल सही है। संघ और राज्य क्षेत्र भाग 8 ये भी सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अनुच्छेद 324 में अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है, ए का चौथा। अनुच्छेद 315 लोक सेवा आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है और अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। तो देखते हैं इसका क्या होगा। ए का होगा चौथा, ए का चौथा केवल एक में ही दे रखा है, आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। तो प्रारूप समिति की नियुक्ति, प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया 26 नवंबर 1949 को। और भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि यानी संविधान को लागू कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। और संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो इसका होगा, सबसे पहला आएगा चौथा, सबसे पहले 4 आएगा, तो ये तो कट जाएंगे दोनों क्योंकि चौथा किसी में भी नहीं है। तो इसका आएगा बी और डी में से हो सकता है। तो 4 के बाद एक ऑप्शन में भी दे रखा है, 4 के बाद एक आएगा प्रारूप समिति की नियुक्ति, ये हुई थी 29 अगस्त 1947 को। फिर उसके बाद अंगीकृत किया गया था संविधान को, फिर आएगा 2, यानी 4, 1, 2, 3, इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन हैं जिनमें एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है ए, किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। अभिकथन सही है। तो इसका कारण दे रखा है कि क्योंकि राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। कथन ये भी सही है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं करता है कि इसलिए
वो सही है कि राष्ट्रपति को राज्य विधानमंडल का कोई भी प्रस्ताव मानने के लिए बाध्य नहीं किया गया है, अनिवार्य नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है, के संदर्भ में निम्न में से कौन सा ये से कथन सही है या है? उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य विधि मान्य होते हैं। बिल्कुल सही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने उपराष्ट्रपति का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया तो उसके द्वारा उसके शून्य घोषित होने से पहले जितने भी कार्य किए गए हैं वो कार्यविधि सब मान्य होते हैं। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य नहीं होते, तो ये भी गलत है, ये गलत है। उस दिन के भी मान्य होते हैं, यानी जिस दिन उसने उसकी घोषणा हुई उसके शून्य घोषित होने की, तो उस दिन उसने जो जिस प्रकार की घोषणाएं करी उपराष्ट्रपति ने, जितनी भी कार्यविधि की घोषणा करी वो सारी मान्य होती हैं, और इसने बोल रखा है मान्य नहीं होती। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा सही है? केवल एक सही है। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर निम्न में से कौन है? तो ये थी मीरा कुमार। निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची और विषय से सुमेलित नहीं है? मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम करते वक्त इस चीज़ पर बहुत ध्यान देना है कि इसे अंडरलाइन या फिर गोले में बंद कर देना है कि सुमेलित है या नहीं। सुमेलित नहीं है पूछा है। तो तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप है, सही है। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, ये भी सही है। 9वीं अनुसूची में राज्यसभा के स्थानों का आवंटन है, ये गलत है क्योंकि राज्यसभा के स्थानों का आवंटन 4थी अनुसूची में है। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता, ये भी सही है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित कानून डाले गए हैं। पहला संविधान संशोधन किया गया था 1951 में, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, फिर बाद को 4 अनुसूची और जोड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी? यानी भारतीय संविधान ने शुरू में कितने सालों के लिए, कितने पीरियड के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति दी थी? तो जब संविधान लागू हुआ तो उसमें लिखा गया था कि शुरू के 15 वर्ष जो हैं उसमें संविधान के जितने भी कार्य होंगे वो सारे अंग्रेजी भाषा में होंगे, लेकिन 15 वर्ष बाद ये सभी कार्य हिंदी में किए जा सकते हैं। यानी जो अनुच्छेद 343 में लिखा गया है कि संविधान के सभी कार्यविधि देवनागरी लिपि हिंदी में किए जाएंगे, तो इसका आंसर होगा 15 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन है जिसमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है राष्ट्रपति संसद का भाग है, सही है, क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता, तो कारण भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और 2 दोनों सत्य हैं, ये नहीं होगा, ये होगा इसका। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, संघ वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है? वित्त आयोग में 1 अध्यक्ष तथा 6 सदस्य होते हैं, ये गलत है। वित्त आयोग में 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करते हैं, ये भी गलत है। यह अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं। तो ना तो एक सही है, क्या पूछा है? सही पूछा है, सही उत्तर। तो ना तो एक सही है और ना ही 2। अगला क्वेश्चन, नीचे उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं। उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परामादेश, प्रतिषेध
अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट जो भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो उस रिट का प्रयोग कर सकती है। सही है। यानी सुप्रीम कोर्ट ये 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकती है। संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को किसी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर सुप्रीम कोर्ट की दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। ये भी सही है। संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी अन्य न्यायालय को भी ये शक्ति दे सकता है। तो क्या पूछा है इसमें, उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? दोनों सही हैं। 1 और 2 दोनों सही हैं। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या है? महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित हो, यानी जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए पात्र हो ऐसे व्यक्ति की। तो ये सही है। महान्यायवादी को उनके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को। ये गलत है, क्योंकि महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की चर्चा की गई है और महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करता है, जिसका अर्थ है कि राष्ट्रपति ही उसकी नियुक्ति करेगा और उसे हटा सकता है। क्या पूछा है, कौन से कथन सही है? केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा या से कथन सही है या है? विधान परिषद के गठन के संबंध में पूछ रहा है। तो एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। बिल्कुल सही है। एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य ही होने चाहिए, कम से कम 40 होने चाहिए। ये भी सही है। दोनों सही हैं। 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है कि संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है या है? पहला कथन है कि राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश को 31 सीटें आवंटित की गई हैं। बिल्कुल सही है। लोकसभा के 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होते हैं। ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है कि संसद के सचिवालय में पदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा या से कथन सही है या है? संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ की सेवा शर्तों की विनियमित करने का अधिकार होता है। बिल्कुल सही है। तो ये दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से ग्राम सभा के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है ये पूछा है। इसके कार्य और शक्तियां ग्राम स्तर पर उसी प्रकार हैं जैसे राज्य व्यवस्थापिका के राज्य स्तर पर होते हैं। बिल्कुल सही है। गलत पूछा है इसमें से। इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है। ये गलत है। केंद्रीय सरकार नहीं करती है इसकी शक्तियों का निर्धारण, राज्य सरकार करती है। राज्य विधानमंडल को इसका अधिकार होता है। यह एक ग्राम स्तर की सभा है जिसमें पंचायत के क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं। तो ग्राम सभा में जितने भी पंजीकृत मतदाता होते हैं वो सभी शामिल होते हैं। तो इसका जो गलत हो जाएगा आंसर वो हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि पंचायत के समस्त चुनावों का संचालन करता है। पंचायत के समस्त चुनावों का संचालन करता है राज्य निर्वाचन आयोग। और राज्य निर्वाचन आयोग कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 243 के में। और राज्य वित्त आयोग कौन से में है? अनुच्छेद 243 आई में। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन 1977। तो पहला तो यहीं से क्वेश्चन उठ सकता है कि अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था? 1977 में। ये कालानुक्रम में लगवा लेता है। बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, हनुमंतराव समिति 1983, जीबी के राव समिति 1985, LM सिंघवी समिति 1986, केंद्र राज्य संबंध में सरकारिया आयोग 1988, PK थुंगन समिति 1988-89 और हरलाल सिंह खर्रा समिति 1990। ये मैंने 8 समितियां बताई। ये 8 की 8 पंचायती राज से संबंधित हैं। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय की बात की थी। अशोक मेहता ने 2 स्तरीय की बात की थी। जीबी के राव ने 4 स्तरीय की बात की थी।
LM सिंघवी ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की बात की थी। तो अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन 1977 की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या है? पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। बिल्कुल सही है, इसने द्विस्तरीय की बात की थी। राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाना चाहिए। ये गलत है, इसमें खंड को नहीं कहा था, इसने कहा था कि राज्य के नीचे पर्यवेक्षण के लिए जिला को, यानी जिला स्तर को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाना चाहिए। तो इसका हो जाएगा, पूछा गया इसमें कौन से सही है, तो केवल एक सही है। सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित होता है, यानी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे सौंपेगा? राष्ट्रपति को। अनुच्छेद वो निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? नहीं है। स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने का निषेध बिल्कुल है। दोहरे दंड की धारा, अभी यातना के विरुद्ध निषेध ये नहीं है। कार्योत्तर विधि भी है, अनुच्छेद 20 में स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने का निषेध करता है, दोहरे दंड की धारा का निषेध करता है और कार्योत्तर विधि का। यातना के विरुद्ध निषेध नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है? अभिभावक बच्चों को शिक्षा के अवसर दिलवाएं, ये तो अनुच्छेद 21 के में है, तो ये तो मौलिक अधिकार है। पर्यावरण का संरक्षण, हाँ ये नीति निर्देशक तत्व में भी है और मौलिक कर्तव्यों में भी है। अनुच्छेद 48 के, जिसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, तो पर्यावरण का संरक्षण की बात करता है और मौलिक कर्तव्य में भी पर्यावरण के संरक्षण की बात की गई है। अनुच्छेद 51 के 6 छाता में मौलिक कर्तव्य में पर्यावरण के संरक्षण की बात की गई है, तो इसका आंसर तो बी हो जाएगा। अगला है उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, अनुच्छेद 43 में है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है, ये भी DPSP में शामिल है। अगला क्वेश्चन है कि संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? तो अनुच्छेद, इसमें यहाँ मिसप्रिंटिंग हुई है, इसे इंग्लिश में पढ़िए। आर्टिकल 109 प्रोवाइड्स फॉर द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस इन सर्टेन केसेस, यानी अनुच्छेद 109 कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करती है। तो अनुच्छेद 109 में नहीं है संयुक्त बैठक, अनुच्छेद 108 में है, 108 में। तो पहला तो हो जाएगा गलत, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है, दूसरा सही है। तो इसका हो जाएगा केवल दूसरा सही है। अगला सवाल है, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने इसकी एक ट्रिक बनाई है। हिशपाकू सबसे पहला आए थे हिंद यवन, और हिंद यवनों को ही यूनानी बोलते हैं और ग्रीक्स बोलते हैं। तो सबसे पहले हिंद यवन आए थे, फिर ही शय शक आए थे, फिर पा से पार्थियन आए थे और कू से कुषाण आए थे। तो कुषाण सबसे लास्ट में आए थे। तो सबसे पहला आए हिंद यवन यानी यूनानी, फिर आए ही शाह से शक, फिर पार्थियन है नहीं इसमें, फिर कुषाण। तो यूनानी सबसे पहले आए थे, फिर शक, फिर कुषाण। अगला क्वेश्चन है कि मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद एवं एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है, वह भिक्षु कौन थे? तो वो थे नागसेन और राजा मिलिंद के बीच जो संवाद की चर्चा मिलती है वो मिलिंद पन्हो में मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि चरक संहिता कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित है? तो
तो चरक संहिता 120 अध्याय और 8 खंडों में विभाजित है। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूह कौन अधिकारी था? ये था राजस्व जमा करने वाला अधिकारी, भागदूत। पुरातात्विक स्थल और वर्तमान स्थल। नेवासा स्थित है महाराष्ट्र में, नेवासा महाराष्ट्र। ए का तीसरा 3 में दे रखा है। डिडवाना स्थित है राजस्थान में, डिडवाना राजस्थान में। सी का पहला। अच्छा, डिडवाना राजस्थान में है और गुड़िया गुफा तमिलनाडु में है, ईशमपुर कर्नाटक में है। तो बी का चौथा 2 में है, ए का तीसरा, बी का चौथा और डिडवाना राजस्थान, सी का पहला। तो आंसर हो जाएगा इसका ए, नेवासा महाराष्ट्र, ईशमपुर कर्नाटक, डिडवाना राजस्थान और गुड़िया गुफा तमिलनाडु, डी का दूसरा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? यानी हड़प्पा सभ्यता में जो पूर्वी स्थल था वो कौन सा था? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। ये जो दे रखा है मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है और यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। राखीगढ़ी कहाँ पर है? राखीगढ़ी हरियाणा में है, हड़प्पा पाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, सही है। वायु पुराण गुप्त वंश के शासन की व्यवस्था पर प्रकाश डालता है, ये भी सही है। तो इसके होंगे 1 और 2 दोनों सही। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दर्शन और प्रचारक सही सुमेलित हैं? वैशेषिक दर्शन गलत है, वैशेषिक दर्शन दिया था कणाद ने, ऋषि कणाद ने। मीमांसा कण्व दे रखा, कनाड दे रखा, ये भी गलत। न्याय दर्शन गौतम ने दिया था, ये सही है। उत्तर मीमांसा कपिल, ये भी गलत है। कपिल ने जो दिया था वो सांख्य दर्शन दिया था, ऋषि कपिल ने। तो इसका सही आंसर होगा न्याय दर्शन दिया था गौतम ने। कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? वह 1611 में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत आया। 1611 में नहीं आया था, वह आया था 1608 में, 1608 में आया था। वह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था, दूसरा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। जहांगीर के दरबार में पूछा था ये, अकबर के नाम पत्र लेकर। उस टाइम तक अकबर की डेथ हो चुकी थी। अगला क्वेश्चन है, खरीदादार कौन था? तो खरीदादार फरमानों को भेजने वाला अधिकारी हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है, सूची मिलान करना है। मीराते सिकंदरी किसकी पुस्तक है? मीराते सिकंदरी किसके बारे में जानकारी देती है? तो मीराते सिकंदरी से जानकारी मिलती है गुजरात विजय के बारे में। वो बुरहान ए मासिर बहमनी के अहमदनगर का इतिहास है। बुरहान ए मासिर में रियाजुस सलातीन में बंगाल का इतिहास है और रियाजुल इंशा में महमूद गवा के पत्रों का संग्रह है। जो मीराते सिकंदरी पुस्तक है ये किसकी है? इस बार तो मिलान कराया है कि कौन सा किसके बारे में जानकारी देती है। अगली बार शायद इन्हीं पुस्तकों का एक तरफ पुस्तकों का नाम दे दे और एक तरफ लेखक का नाम। तो लेखक का नाम याद करना भी जरूरी है। मीराते सिकंदरी लिखी है सिकंदर इब्न मोहम्मद मांझू ने। सिकंदर इब्न मोहम्मद मांझू जो मुगल का इतिहास रखा है मुगलों का इसमें। अगली बुरहान ए माशिर जो पुस्तक है ये लिखी है सैयद अली तबा ने, सैयद अली तबा। रियाजुस सलातीन को लिखा है गुलाम हुसैन सलीम जैतपुरी ने। रियाजुस सलातीन को लिखा है गुलाम हुसैन सलीम जैतपुरी। और रियाजुल इंशा लिखी है मोहम्मद गवा ने, यानी यही जो महमूद गवा है,
तो महमूद गवा के पत्रों का संग्रह है रियाजुल इंशा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा मीरात सिकंदरी, ए का चौथा दो में है। बुरहान मासिर, बी का दूसरा भी दोनों में है। रियाजुस सलातीन, बंगाल का इतिहास, सी का पहला इसमें होगा ए में। ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का पहला, डी का तीसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इल्तुतमिश रजिया के पिता थे, सही है। शाह तुर्कन इल्तुतमिश की पत्नी थी, ये भी सही है। हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी थी, ये गलत है। हमीदा बानो बेगम अकबर की माँ थी, ना कि अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी, ये सही है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इंग्लिश वाले खुद देख लेना, इसका आंसर सी होगा। निम्नलिखित पेशवाओं के शासन काल पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले हुए थे वालाजी विश्वनाथ, उसके बाद बाजीराव प्रथम, तीसरे पेशवा हुए थे माधवराव प्रथम, और उसके बाद हुए थे नारायण राव। 1 2 4 3, 1 2 4 3, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गो हत्या को समाप्त किया। जजिया कर समाप्त कर दिया था और गो हत्या को बैन लगा दिया था गो हत्या पर। तो वो थे जैनुल आबिदीन, कश्मीर के शासक। जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया, यानी किसने किया था 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद। तो वो थे अजीजुद्दीन खान, अजीजुद्दीन खान ने किया था। अगला क्वेश्चन है संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई। तो जो संगीत की टप्पा शैली है वो मोहम्मद शाह के दरबार में, मुगल शासक, उत्तरवर्ती मुगल शासक मोहम्मद शाह के दरबार में परिष्कृत हुई। निम्नलिखित में से कौन कवयित्री और पुस्तक सही सुमेलित नहीं है। दयाबाई की विनय मलिका सही है। सहजोबाई की सहज प्रकाश, ये भी सही है। सोन कुमारी की स्वर्ण बेली की कविता, सोन कुमारी की स्वर्ण बेली की कविता, ये भी सही है। गंगाबाई की गणेश देव लीला नहीं है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक 1857 के विद्रोह का स्थान और विद्रोह का आरंभ सही सुमेलित नहीं है। बैरकपुर से 29 मार्च 1857 को विद्रोह का आरंभ हुआ, सही है। मेरठ से 10 मई 1857 को हुआ, ये भी सही है। लखनऊ से जो विद्रोह शुरू हुआ था वो 4 जून 1857 को हुआ था, ये भी सही है। जबकि झांसी दे रखा है 11 मई 1857, ये गलत है। झांसी से जो विद्रोह का नेतृत्व किया था वो जो महारानी लक्ष्मीबाई ने किया था। 11 मई को तो ये दिल्ली पहुंच गए थे। मेरठ से 1857 के विद्रोह की शुरुआत मानी जाती है 10 मई को, और 10 मई को सैनिक मेरठ से निकले और 11 मई को दिल्ली पहुंचे, और 12 मई को जाके दिल्ली में अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेता घोषित किया। तो इसका डी गलत होगा। लखनऊ से किसने किया था 1857 के विद्रोह का नेतृत्व? बेगम हजरत महल ने। मेरठ से कदम सिंह को माना जाता है, कदम सिंह ने किया था, और बैरकपुर में तो मंगल पांडे थे। अगला क्वेश्चन है कि 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता ने किया था। तो 1918 वाली जो किसान सभा है उसका नाम है संयुक्त प्रांत किसान सभा या उत्तर प्रदेश किसान सभा। तो इसका गठन किया था इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय। इन 3 लोगों का नाम 1918 वाली संयुक्त प्रांत किसान सभा से जुड़ा है। और 1920 ईस्वी में अवध किसान सभा का गठन किया था बाबा रामचंद्र ने, इन्होंने किया था 1920 में। 1920 में स्वामी सहजानंद ने 1936 ईस्वी में बनाई थी अखिल भारतीय किसान सभा। स्वामी सहजानंद ने 1936 में बनाई थी अखिल भारतीय किसान सभा, और इनके जो सचिव थे उन सचिव का नाम था NG रंगा, जो पूछा जाता है। तो इसका आंसर होगा बी।
निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? तो ये था युगांतर संगठन, लेकिन आयोग ने इसका आंसर माना है अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति की स्थापना हुई थी 1907 में, बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने की थी। लेकिन इसका आंसर जो होगा सही वो युगांतर संगठन होगा, युगांतर से जुड़े थे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी? यह अधिनियम था 1919 का अधिनियम। ईवी रामास्वामी नायकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया, सही है। उन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ दी थी, ये भी सही है। ये दोनों ही सही होंगे। चलो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? इसका नाम था रानी झांसी रेजिमेंट। अगला क्वेश्चन है कि 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? खान बहादुर खान बरेली से नेतृत्व कर रहे थे, हजरत महल अवध और लखनऊ से, कुंवर सिंह बिहार से, नाना साहब कानपुर से। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी अंतिम थी? होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 का है, खिलाफत आंदोलन भी 1919 का है और मोपला विद्रोह 1921 का है। तो सबसे अंत में जो हुआ था वो मोपला विद्रोह हुआ था केरल में, केरल के मालाबार तट पर। निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं थी? क्विट इंडिया मूवमेंट से कौन सी महिला स्वतंत्रता सेनानी नहीं जुड़ी थी? तो मातंगनी हाजरा जुड़ी थी, अरुणा आसफ अली भी जुड़ी थी, कनकलता बरुआ भी भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी थी, लेकिन शांति घोष इससे नहीं जुड़ी थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सहायक नदी और नदी सही सुमेलित नहीं है? मालप्रभा नदी कृष्णा की सहायक नदी है, हेमावती कावेरी की सहायक नदी है, सही है। मंजरा गोदावरी की सहायक नदी है, प्राणहिता महानदी दे रखा है, जबकि ये प्राणहिता गोदावरी की सहायक नदी है। तो इसका आंसर होगा डी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा एवं भागीरथी नदी मिलती हैं? ये मिलती हैं देवप्रयाग में। निम्नलिखित में से लैटेराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है? यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, सही है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम की कमी पाई जाती है, कमी नहीं पाई जाती है, इसमें अधिकता पाई जाती है। तो दूसरा गलत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा केवल एक सही है। पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित है? समताप मंडल में स्थित है ओजोन परत। भारत की प्रमुख नदियां व उनके उद्गम स्थलों को जोड़े बनाइए। यमुना नदी निकलती है यमुनोत्री से, ए का चौथा, 3 में दे रखा है तो बी तो कट जाएगा। कृष्णा नदी निकलती है महाबलेश्वर की पहाड़ियों से, वी का तीसरा केवल एक में ही दे रखा, आंसर ए, ऑप्शन नंबर ए में। तो आंसर तो हमारे यहाँ से निकल गया। गोदावरी निकलती है नासिक से और महानदी निकलती है सिहाबा से। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दो कथन हैं जिनमें एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है कि दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है, सही बात है, क्योंकि तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी के शाखा के समानांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। कारण भी बिल्कुल सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है, बिल्कुल सही है। बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती है, ये गलत है। बेतवा नदी हमीरपुर के पास मिलती है यमुना नदी में, ना कि प्रयागराज के पास।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? यह स्थित है चंदौली में और यह उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव अभयारण्य है। इसकी स्थापना 1957 ईस्वी में हुई थी। अगला है कि कौन सा एक दर्रा और राज्य केंद्र शासित प्रदेश सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है। अघिल अरुणाचल प्रदेश दे रखा है, दिफू लद्दाख दे रखा है, नीति उत्तराखंड और माना हिमाचल प्रदेश। तो इसमें जो सही है वो है नीति। नीति उत्तराखंड में स्थित है, माना भी उत्तराखंड में है और दिफू अरुणाचल प्रदेश में है और अघिल लद्दाख में है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नीतिला उत्तराखंड। शिवाना समुद्र और कल्पक्कम क्रम से किस लिए महत्वपूर्ण है? तो जो शिवाना समुद्र है वो हाइड्रो पावर प्लांट है, जल शक्ति, और जो कल्पक्कम है वो नाभिकीय ऊर्जा यानी न्यूक्लियर एनर्जी के लिए जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, जल शक्ति एवं नाभिकीय ऊर्जा। शिवाना समुद्र कावेरी नदी पर है कर्नाटक में और कल्पक्कम तमिलनाडु में है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% वन है। ये गलत है, 12.8% नहीं है, 6.15% है। जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जिलों में कोई वन भूमि नहीं है, ये सही है। तो केवल 2 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह और देश सही सुमेलित नहीं है? रॉटरडम बंदरगाह नीदरलैंड में है, सही है। मोंटेविडियो उरुग्वे में है, मोंटेविडियो राजधानी भी है उरुग्वे की। जकार्ता राजधानी भी है और बंदरगाह भी है इंडोनेशिया का। जबकि इगारका सही नहीं है, इगारका रसिया में एक शहर है, ना कि चीन में। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बेंगुएला प्रशांत महासागर की एक ठंडी जलधारा है। ठंडी जलधारा तो है, ये बात सही है, लेकिन ये प्रशांत महासागर की नहीं है। ये है दक्षिणी अटलांटिक महासागर की बेंगुएला जलधारा है, जो दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट से टकराकर उत्तर की ओर प्रभावित होती है। अगला क्वेश्चन है, तो ये गलत है। यदि सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीध में हो तो यह स्थिति लघु ज्वार की स्थिति है। अगर सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में हो तो दीर्घ ज्वार आता है, ना कि लघु ज्वार। लघु ज्वार कब आएगा? जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा समकोण की स्थिति पर हो, तब लघु ज्वार आता है। महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है, ये सही है। महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। पृथ्वी पर प्रतिदिन 12 घंटे 30 मिनट के बाद ज्वार आता है, ये गलत है। पृथ्वी पर प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार आता है। वो कैसे? एक ज्वार और एक भाटा के बीच में 6 घंटे 13 मिनट का अंतर होता है। कि एक बार अगर ज्वार आया तो 6 घंटे 13 मिनट बाद भाटा आएगा, फिर 6 घंटे 13 मिनट बाद ज्वार आएगा। तो इस प्रकार एक ज्वार से दूसरे ज्वार के बीच में 12 घंटे 26 मिनट का अंतर होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच सीमा पर स्थित नदी कौन सी है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच रियो ग्रांडे नदी स्थित है, जो इनकी सीमाओं का निर्धारण करती है। रियो ग्रांडे नदी। मिसिसिपी नदी की क्या खास बात है? मिसिसिपी नदी विश्व की एकमात्र नदी है जो पंजाकार डेल्टा बनाती है, पक्षी के पैर जैसा डेल्टा बनाती है। कोलोराडो नदी यूएसए में स्थित है और मिसिसिपी भी यूएसए में स्थित है। कोलोराडो नदी की क्या खास बात है? कोलोराडो नदी पर विश्व का सबसे बड़ा कैनियन स्थित है, ग्रैंड कैनियन। अमेज़न नदी के बारे में आपको पता है कि इसका सबसे बड़ा अफवाह बेसिन है। सबसे बड़ा बेसिन वाली नदी जो है वो अमेज़न नदी है, दक्षिण अमेरिका में बहती है। निम्नलिखित रेगिस्तानों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे छोटे से सबसे विस्तृत तक। तो सबसे छोटा, अब हमें सबसे बड़ा पता है कि सबसे बड़ा कौन सा है, सहारा का मरुस्थल है।
तो सबसे लास्ट में लगाओ इसे, सबसे छोटे से बड़े की तरफ लगवा रहा है, तो सबसे लास्ट में 3 आएगा, 3 दे रखा है 3 ऑप्शनों में, तो बी तो कट गया। अब देखो इससे छोटा कौन सा होगा, इससे छोटा होगा अरब का मरुस्थल। 3 से पहला आएगा 2, 3 से पहला 2 केवल एक में ही है, सी में। इससे छोटा कौन सा है, अरेबियन मरुस्थल से छोटा होगा गोबी का मरुस्थल, उससे छोटा आएगा ग्रैंड सैंडी का मरुस्थल। तो सबसे छोटा होगा ग्रैंड सैंडी मरुस्थल, फिर आएगा गोबी मरुस्थल, फिर आएगा अरेबियन मरुस्थल और फिर सहारा मरुस्थल। ग्रेट सैंडी का मरुस्थल स्थित है ऑस्ट्रेलिया में, गोबी का मरुस्थल मंगोलिया और चीन के बीच स्थित है, और सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप के पूरे उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अरेबियन मरुस्थल सऊदी अरब में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिलीपाइंस में नारियल एवं गन्ने की कृषि विकास का श्रेय किसको दिया जाता है? तो फिलीपींस में जो गन्ने और नारियल की खेती की शुरुआत की थी वो की थी स्पेन एवं अमेरिका वासियों ने, स्पेन एवं अमेरिका वासियों ने। सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। किलीमंजारो, माउंट किलीमंजारो स्थित है तंजानिया में। माउंट टूबकल मोरक्को में स्थित है। माउंट स्टैनली, इनसे मिल जाएंगे, देखो ऑप्शन मिला के देखते हैं। बी का पहला केवल एक में ही है, आंसर नंबर बी हो जाएगा। स्टैनली स्थित है युगांडा में और होगर स्थित है अल्जीरिया में। माउंट होगर अल्जीरिया, स्टैनली युगांडा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा झील और देश सही सुमेलित नहीं है? बैकाल झील रूस में स्थित है, सही है। मिशिगन झील संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, ये भी सही है। मिशिगन ग्रेट लेक्स का हिस्सा है, जो ग्रेट लेक्स में 5 झीलें आती हैं ना, उनमें मिशिगन पूर्णतः अमेरिका में स्थित झील है। बाकी जो 4 झीलें हैं वो अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। मैराकाई वो झील वेनेजुएला में स्थित है, ये भी सही है। ओनेगो झील कनाडा दे रखा है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? अल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है, सही है। यह गर्म धारा पेरू के तट पर पानी के तापमान को 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा देती है, जिससे समुद्र में प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है, ये गलत है। अल नीनो और ला नीनो संबंधित है मानसून के आने से, मानसून का प्रभाव से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक सही है। दक्षिण गोलार्ध में हवा का बाईं ओर विक्षेपित होने का क्या कारण है? इसका कारण है कोरियोलिस बल। निम्नलिखित में से यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है डोनेटस्क। माउंट न्यूमेन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? माउंट न्यूमेन प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए। न्यूमेन ऑस्ट्रेलिया में स्थित पर्वत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फरवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिकीकरण के लिए कितने रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है? तो फरवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश में 149 रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है। दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ किया गया था? यह किया गया था राजस्थान में। दिसंबर 2022 में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के अनुसार टियर 1 में निम्नलिखित में से कौन अति उच्च सामाजिक प्रगति में शीर्ष 3 स्थानों पर है? तो ये थे पांडिचेरी, लक्षद्वीप और गोवा। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश पीसीएस या आरओ में करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। पीसीएस 2023 में प्रीलिम्स में इसी पेपर में करंट अफेयर्स के 42 क्वेश्चन हैं, यानी 42 क्वेश्चन केवल करंट अफेयर्स से पूछे गए हैं, जो एक बड़ा रोल रखते हैं। मतलब 150 में से 42 क्वेश्चन केवल करंट अफेयर्स के। इसलिए करंट अफेयर्स को बनाए रखें, करंट अफेयर्स को डेली पढ़ें, छोड़ें नहीं। अगला क्वेश्चन है कि निसार उपग्रह निम्नलिखित में से किन संगठनों के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? तो निसार उपग्रह को
इसरो और नासा ने मिलकर बनाया है। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो 30 स्थापित किए जाएंगे कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाली प्रसिद्ध उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लेखक कौन है? ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड, ये लिखा है अनुराधा रॉय ने। खनिज संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिले हैं, सही है। भारत अनेक खनिजों तथा लिथियम, निकेल, कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है, ये भी सही है। दोनों सही है। फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? ये हुआ था कर्नाटक के तुमकुर में। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता गीत नाटू नाटू के रचनाकार कौन थे? ये बहुत प्रसिद्ध रहा था उस टाइम पे। तो इसके रचनाकार थे M कीरावानी। भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? यह हरियाणा के फरीदाबाद में स्थापित किया जा रहा है। भारत के G20 प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? प्रतीक चिन्ह में 7 पंखुड़ियों वाला कमल है, सही है। प्रतीक चिन्ह की 7 पंखुड़ियां 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती हैं, ये भी सही है। तो ये दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? INS बागीर को शामिल किया गया था। दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया। न्यूजीलैंड का लक्ष्य कब तक धूम्रपान मुक्त होना है? 2025 का लक्ष्य रखा था। जनवरी 2023 में किस एयरलाइन का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ? यति एयरलाइन का। किसने स्पेयर पुस्तक लिखी है? स्पेयर पुस्तक लिखी थी प्रिंस हैरी ने। पोप बेनेडिक्ट 16वें, जिनका हाल ही में निधन हुआ, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है? वह जर्मनी के मूल निवासी थे, सही है। वह 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे, ये भी सही है। दोनों सही है। एससीओ फिल्म महोत्सव 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है? संघाई सहयोग संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान एससीओ फिल्म महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, सही है। 2023 में एससीओ की अध्यक्षता भारत कर रहा है। एससीओ फिल्म महोत्सव में एससीओ देशों की फिल्में दिखाई जाएंगी, ये भी सही है। दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया? क्रिस हिपकिंस को। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 के 200 सत्रों में से 11 बैठकों के लिए स्थल के रूप में शामिल नहीं है? तो उत्तर प्रदेश के 4 शहरों को चुना गया 11 बैठकों के लिए G20 की। जैसा कि आपको पता है कि 2023 में G20 की अध्यक्षता भारत के हाथों में है और 2024 में ब्राज़ील इसकी अध्यक्षता करेगा और इससे पहले 2022 में इंडोनेशिया ने इसकी अध्यक्षता करी थी। तो उत्तर प्रदेश के वो 4 शहर कौन से हैं? तो एक है वाराणसी, एक आगरा, एक ग्रेटर नोएडा और एक है लखनऊ। तो इसमें कानपुर नहीं है, लखनऊ है। आगरा है, वाराणसी है, ग्रेटर नोएडा है और लखनऊ है। नीचे 2 कथन है जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन ए है, फरवरी 2023 में 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया, सही है। क्योंकि चीतों की आबादी को सुधारना भारत की प्राथमिकता है, ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सत्य हैं और सही व्याख्या करता है। डीकिन विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह एक स्वतंत्र परिसर के माध्यम से भारत में प्रवेश करने वाला पहला स्वदेशी विश्वविद्यालय है, सही है। इसे महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है, महाराष्ट्र में नहीं, ये गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। तो दूसरा गलत हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा केवल एक सही है। भारतीय मूल के किस व्यवसायी को साउथ वार्क के लंदन बरो का मेयर दूसरी बार चुना गया? इन्हें चुना गया था सुनील चोपड़ा को, मेयर चुना गया सुनील चोपड़ा को। 25 दिसंबर 2022 को निम्नलिखित में से किस देश द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे हुए पुरुषों के लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी है? ताइवान ने कर दी थी ये।
2 फरवरी 2023 को निम्नलिखित में से किस देश ने केंद्रीय बैंक के अपने करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की? ऑस्ट्रेलिया ने। निम्नलिखित में से किस सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार से वित्त मंत्री नदीम जहाबी को हटा दिया गया था? टैक्स स्कैंडल में, टैक्स स्कैंडल केस में। निम्नलिखित में कौन सा तत्व नोबेल गैस नहीं है? ऑर्गन भी नोबेल है, रोडोन भी, क्रिप्टन भी। एक्टिनियम नोबेल गैस नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट की बीटा सेल्स द्वारा स्रावित होता है? इंसुलिन हार्मोन। किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है? टॉक्सॉइड यानी टॉक्सॉइड टीका डिप्थीरिया से बचाने का काम करता है। निम्नलिखित में कौन सा mRNA वैक्सीन है जिसका उपयोग कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है? mRNA वैक्सीन है मॉडर्ना। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है जैव विविधता के ह्रास के लिए वो है प्राकृतिक बास का विनाश, यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट। जब उनका बास ही खत्म हो जाएगा तो जैव विविधता सबसे ज़्यादा नष्ट जो हुई है वो उनके आवास के नष्ट होने से हुई है, जीव जंतुओं के। पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। जाइलम होता है जल परिवहन के लिए जिम्मेदार, और एक होता है फ्लोएम। फ्लोएम होता है खनिज तत्वों और भोजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे हैं जो कि नवीकरणीय हैं। गैर पारंपरिक स्रोत जो परंपरा के अनुसार नहीं चले, जो बहुत पहले से नहीं चले आ रहे हैं, वो गैर पारंपरिक स्रोतों में आते हैं। नवीकरणीय रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सब किस में आते हैं? गैर पारंपरिक स्रोतों में। जबकि पारंपरिक स्रोतों में कौन कौन से आ जाते हैं? अनवीकरणीय में। अनवीकरणीय और या पारंपरिक स्रोत में आते हैं जैसे कोयला, जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल, डीजल, ये सब। आगे देखते हैं। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी किसके लिए मानक मानदंड है? जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए। बिल्कुल सही। जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है वो है एजोला। एजोला एक फर्न है जो धान के खेत में पौधों की जड़ों को नाइट्रोजन प्रदान करता है। तो इसका आंसर होगा बी। निम्नलिखित में से किसे हंसी पैदा करने वाली गैस के रूप में जाना जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को। समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं? समुद्री शैवाल से आयोडीन निकाली जाती है। कौन एक कीड़भक्षी पौधा है? नेपेंथिस। मानव हृदय कितने चैम्बर्स का बना होता है? केवल 4। 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में किस स्थान पर था भारत? 10वें स्थान पर। 2022 में 10वें स्थान पर, और 2023 में 8वें स्थान पर, और 2024 में उसे 7वीं रैंक दी जाएगी। 7वीं रैंक दी गई है CCPI द्वारा। एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है एवं छोड़ती है उसे कहते हैं जल विभाजक, वाटरशेड मैनेजमेंट। जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में लाया गया था। लोटिक पारिस्थितिक तंत्र में नदी शामिल है। नदी लोटिक इकोसिस्टम का पार्ट है। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी कहाँ स्थित है? जामनगर में स्थित है। निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन सा है? प्राकृतिक रेशम में आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन प्राप्त होती है। रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर क्या कहलाते हैं? मरूदभिद, जीरोकोलस एनिमल्स। व्याधि दे रखी है और कारक यानी डिजीजेस और फैक्टर्स। पेप्टिक ब्लड, पेप्टिक अल्सर्स होता है वायरस से। डेंगू होता है वायरस से। फील पाँव जिसे बोलते हैं एलिफेंट फुट, वो होता है कृमि से, वॉर्म से। और मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से। डी का दूसरा केवल एक में ही है, बी में। अगला क्वेश्चन, पोषक स्तर बनते हैं खाद्य श्रृंखला के संबद्ध होने से। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान किसका उदाहरण है? इन सीटू संरक्षण का। एक होते हैं इन सीटू संरक्षण और एक होता है एक्स सीटू संरक्षण। ये क्या होता है? किसी जीव जंतु या वनस्पति को जिस स्थान पर वो पैदा हुई है
या जो उसका प्राकृतिक निवास स्थान है वहीं पे उसे संरक्षण दिया जाए, उसे बचाने की कोशिश की जाए, तो उसे बोलते हैं इन सीटू संरक्षण, इन सीटू कंजर्वेशन। और उस वनस्पति या उस जीव जंतु को जहाँ पर वो पैदा हुई है, जो उसका प्राकृतिक निवास है, वहाँ से हटाकर किसी अन्य स्थान पर ले जाकर संरक्षण दिया जाए, तो उसे बोलते हैं एक्स सीटू संरक्षण। इन सीटू संरक्षण में कौन कौन से शामिल हैं? इन सीटू संरक्षण में शामिल है राष्ट्रीय उद्यान, बायोस्फीयर रिजर्व, वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सब इन सीटू संरक्षण में आते हैं। और एक्स सीटू संरक्षण में शामिल है जैसे एक्वेरियम, या फिर लिक्विड नाइट्रोजन में भ्रूण का कंजर्वेशन करना, उसे संरक्षण करके रखना, या फिर चिड़ियाघर, प्राणी उद्यान, ये सब एक्स सीटू संरक्षण में शामिल है। भारत के किस भाग में हांगुल नाम का हिरण पाया जाता है? हांगुल हिरण पाया जाता है जम्मू कश्मीर में। निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं? बायोडिग्रेडेबल होता है ऐसे प्रदूषक जो जीवाणु द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं, उनका अपघटन कर दिया जाता है और वो समय के साथ में विलुप्त हो जाते हैं। बायोडिग्रेडेबल में आएंगे जैसे घरेलू अपशिष्ट, मल पदार्थ, मूत्र, ये सब बायोडिग्रेडेबल में आएंगे। जबकि पॉलीथीन हो गई, कीटनाशक हो गए, ये होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक। ये एकदम से नष्ट नहीं हो पाते, सालों सालों तक, कई सालों तक ऐसे ही रहते हैं, सेम टू सेम। अगला क्वेश्चन है, तो इसमें कौन सा होगा आंसर? कीटनाशक होगा इसका आंसर। केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल परिव्यय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ब्याज भुगतान पर 20% सही है। करों एवं शुल्कों में राज्य के हिस्से की भागीदारी 18%, रक्षा व्यय 8% था, सब्सिडी 9% नहीं थी, ये गलत होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या के सिद्धांत और सिद्धांतों के प्रतिपादक। इसमें पहला है उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत। उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत दिया था एडविन केनन ने। ए का तीसरा एक ही ऑप्शन में है, ए में। बी का चौथा सामाजिक अपसमायोजन सिद्धांत दिया था हेनरी जॉर्ज ने। सामाजिक अपसमायोजन सिद्धांत हेनरी जॉर्ज। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत दिया था थॉमसन ने। सी का पहला। और जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत दिया था माल्थस ने। डी का दूसरा। आगे चलते हैं। संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं? तो इसे बोला जाता है सतत विकास। सतत विकास। सतत विकास से 2023 के इसी पेपर में 5 क्वेश्चन आए हैं। 4 से 5 क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। SDG से पूछे गए हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो पहला क्वेश्चन तो ये है, मैं आपको दिखा दूं, आगे भी दिखाऊंगा। अगला देखो, फिर अगला क्वेश्चन भी इसी से जुड़ा हुआ है, सतत विकास से। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये SDG के 17 के 17 लक्ष्य आपको उंगलियों पर रटे हुए होने चाहिए। 2015 में SDG लक्ष्य को अपनाया गया था, 17 SDG लक्ष्यों को अपनाया गया था, जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। मैं आपको सारी रिवीजन करा देता हूँ। SDG 1 में है गरीबी की पूर्णतः समाप्ति, SDG 2 में भूखमरी की समाप्ति, SDG 3 में अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर, SDG 4 में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, SDG 5 में लैंगिक समानता, SDG 6 में साफ पानी और स्वच्छता, SDG 7 में सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, SDG 8 में अच्छा काम और आर्थिक विकास, SDG 9 में उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास, SDG 10 में असमानता में कमी, SDG 11 में टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास, SDG 12 में जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन, SDG 13 में जलवायु परिवर्तन रोकना, SDG 14 में पानी में जीवन की रक्षा, SDG 15 में है भूमि पर जीवन की रक्षा, SDG 16 में है शांति और न्याय के लिए संस्थान, SDG 17 में है लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक साझेदारी। तो ये 17 के 17 SDG आपको रटे होने चाहिए। शुरू के 5 ऐसे याद कर लेना: गरीबी, भुखमरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, समानता।
गरीबी, भुखमरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, समानता। फिर स्वच्छ पानी, स्वच्छ ऊर्जा। छठे में स्वच्छ पानी, सातवें में स्वच्छ ऊर्जा। फिर आठवें में अच्छा काम और आर्थिक विकास, और नौ में नवाचार, नो फॉर नवाचार, नवाचार, उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास, नौ में। एसडीजी 10 में असमानता में कमी। जिस प्रकार अनुच्छेदों को याद किया जाता है उस प्रकार इसे याद करने की कोशिश करना, याद हो जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है। तो लैंगिक समानता मैंने बताया एसडीजी 5 में है। शून्य भूख एसडीजी 2 में है। अच्छा स्वास्थ्य और भलाई एसडीजी 3 में है। अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर और भलाई किसमें है, एसडीजी 3 में। जबकि अंतरिक्ष अनुसंधान ऐसा कोई लक्ष्य इनमें 17 के 17 लक्ष्यों में शामिल नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कारण है और एक अभिकथन है और दूसरा कारण है। देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है, सही है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है। तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बनेगा। अगर जनसंख्या वृद्धि हो जाएगी तो पर्यावरण का असंतुलन हो जाएगा, तो कारण तो सीधा सीधा गलत है। हाँ, जनसंख्या में गिरावट के कारण थोड़ा पर्यावरण संतुलन बन सकता है। तो इसका आंसर होगा ए सही है किंतु आर गलत है। 2022-23 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है। तो इसका विषय था व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। आर्थिक विकास में मानव संसाधन का योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव पड़ा है, सही है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है तो लोगों ने जनसंख्या को बढ़ाया है। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अच्छी हुई हैं तो जनसंख्या बढ़ी है। जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ा है, ये भी सही है। भाई जनसंख्या वृद्धि ने कहीं ना कहीं आर्थिक विकास को प्रभावित किया है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। जैसे जब से जनसंख्या बढ़ी है, ऐसे दोनों वे में देख सकते हैं, निगेटिव सेंस में भी और पॉजिटिव सेंस में भी। जैसे निगेटिव सेंस में कैसे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसकी वजह से दिक्कतें आई हैं आर्थिक विकास करने में, और पॉजिटिव कैसे कि जनसंख्या बढ़ी है तो उसके लिए लेबर वगैरह सब श्रम बल अधिक मिला है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो दोनों सही है। आयोग ने इसके आंसर दोनों सही माने हैं, लेकिन इसका दूसरा गलत बताते हैं कि दूसरा गलत है, लेकिन आयोग के अनुसार ये दोनों सही है। भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया। तो भारत में जो पहली जनगणना हुई थी वो 1871-72 में कराई थी लॉर्ड मेयो ने। जबकि 1881 से जो हर 10 साल में नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत हुई थी वो 1881 में हुई थी, लॉर्ड रिपन ने कराई थी 1881 वाली गणना। तो सबसे पहली गणना पूछ लिया है, कार्य सर्वप्रथम कब शुरू किया गया था, 1871 में। अब देखो फिर एसडीजी आ गया। एसडीजी 10 में मैंने आपको बताया था क्या, असमानता में कमी करना, तीसरा होगा पहले, ए का तीसरा। एसडीजी 13 में जलवायु परिवर्तन को रोकना, जलवायु क्रिया, ए का बी का पहला। एसडीजी 14 में पानी में जीवन, सी का चौथा। और एसडीजी 15 में भूमि पर जीवन, जमीन पर जीवन, यानी डी का दूसरा। इसका आंसर होगा 3142, 3142, ऑप्शन नंबर डी। द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक किसने लिखी। द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक है गुन्नार मिर्डल की। निम्नलिखित में से कौन सा जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है। इसका उद्देश्य था मातृ मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दर में कमी लाना। रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 संबंधित है सतत विकास से। देखो फिर ये सतत विकास का क्वेश्चन आ गया। तीसरा क्वेश्चन तो ये तीसरा चौथा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखो फिर सतत विकास से आ गया। संधारणीय विकास के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, संधारणीय विकास या सतत विकास एक ही बात है। वैश्विक सूचक संरचना तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी व्यवस्थाओं द्वारा प्रस्तुत एवं क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचना के आधार पर
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एक वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, सही है। वैश्विक संधारणीय विकास रिपोर्ट हर तिमाही संयुक्त राष्ट्र महासभा में चतुर्वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य के विषयों को पुनरावलोकन हेतु प्रस्तुत की जाती है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा केवल एक। मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से उन्नत होकर 2022 में 132 हो गई। हाँ, 132 तो हो गई, लेकिन उन्नत नहीं हुई है, गिर गई है रैंक की। मानव विकास में तो पहला गलत हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से 2022 में 132 तक गिर गई, ये सही है। केवल 2 सही है। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी, ये फिर देखो, फिर सतत विकास से आ गया क्वेश्चन, कितनी बार रिपीट हुआ है। प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो, तो यह किस प्रकार का सतत विकास कहलाएगा? तो ये कहलाएगा सतत विकास। यानी आपके जो प्राकृतिक संसाधन है वर्तमान पीढ़ी के, तो वो वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किए जाएं कि जो आने वाली हमारी पीढ़ियां हैं वो भी उनका उपयोग कर सकें, उनके लिए भी संसाधन छोड़ सकें। तो इसे कहते हैं सतत विकास। सतत विकास की जो अवधारणा आई थी वो सबसे पहले 1987 में आई थी, ब्रुंटलैंड रिपोर्ट में। पीएम गति शक्ति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से या से कथन सही है? कौन सा या से कथन सही है? पहला है, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय योजना का शुभारंभ 2022 में किया गया था। भाई इसकी घोषणा हुई थी 2021 में। 15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले से इसकी घोषणा की थी, जबकि इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी। तो आयोग ने तो इसका पहला आंसर गलत माना है, लेकिन इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन NIP में 7 इंजन, इसे राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन भी कहते हैं, क्योंकि ये जो पीएम गति शक्ति योजना है ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लॉन्च की गई थी। इसके 7 इंजन हैं, सड़क रेल एयरपोर्ट बंदरगाह, जनसंचार साधन, जलमार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचनाएं। ये ऐसे ही पूछ सकता है कि पीएम गति शक्ति योजना के 7 इंजनों में से कौन शामिल नहीं है, तो इनमें से 3 रख देगा, एक अलग रख देगा। तो 7 के 7 याद होनी चाहिए। सड़क शामिल है, रेल शामिल है, एयरपोर्ट, बंदरगाह, जनसंचार साधन, जलमार्ग और लॉजिस्टिक। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, और आयोग के अनुसार माने तो केवल 2 सही है। अब आप देखो कौन सा मानना है। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? तो इसमें आर्थिक क्रियाएं में कौन कौन सी क्रियाएं शामिल होती हैं? ऐसी क्रियाएं जो फॉर प्रॉफिट होती हैं, जिनसे लाभ कमाया जा सकता है, जैसे नौकरी आर्थिक क्रिया है, परिवहन आर्थिक क्रिया है, किसानी आर्थिक क्रिया है। जबकि स्वैच्छिक समाज सेवा ये आर्थिक क्रिया में शामिल नहीं है, ये लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं की जाती। अगला क्वेश्चन है, संघीय बजट 2023-24 में योजनाओं के अनुसार आवंटन के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत कटौती दर्ज की गई, बिल्कुल सही है। पिछले वर्ष की तुलना में जल जीवन मिशन हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई, ये गलत है। तो इसका केवल एक सही होगा। भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारण किया गया है? 2070 तक। केंद्रीय बजट 2023 में वित्तीय क्षेत्र में राजकोषीय प्रबंधन के लिए कौन सा वाक्य सही है? राज्यों को 20 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। 20 वर्ष नहीं, ये 50 वर्ष के लिए दिया जाएगा। GSDP का 3.5% राजकोषीय घाटे की राज्यों को अनुमति है, ये बिल्कुल सही है। 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटे को 5.5% से नीचे रखने का लक्ष्य है। 5.5 से नहीं, 4.5% से नीचे रखने का लक्ष्य है। 2023-24 के बजट अनुमानों में कुल खर्च 55 लाख करोड़ रुपये है, ये गलत है, 45 लाख करोड़ रुपये था।
अगला क्वेश्चन है, सेवाओं के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? जुलाई 2022 से क्रेडिट ग्रोथ सर्विसेज 16% से ऊपर है, सही है। 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की घोषणा वित्तीय सेवाओं को बदलने के लिए की गई, ये भी सही है। फैशन, ग्रोसरी और जनरल मर्चेंडाइज 2030 तक भारतीय ई कॉमर्स बाजार के लगभग 2/3 हिस्से में अपना स्थान रखेंगे, ये गलत है। पीएमआई सेवाओं में 2022 जुलाई से सबसे मजबूत विस्तार देखा गया, ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा से निर्धनता का के प्रकार है? पूर्ण परम निर्धनता बिल्कुल है, सापेक्ष निर्धनता भी है, व्यक्तिपरक निर्धनता भी है। तो इसके आंसर होगा ए 1, 2 और 3 के निम्नलिखित में से कौन एक योजना और वर्ष सही सुमेलित नहीं है? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 2014 सही है। रूरल हाउसिंग इन्वेस्टर सब्सिडी स्कीम 2017 ये भी सही है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन 2015 दे रखा है, जबकि ये 2016 का है। 2016 तो ये गलत है। सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014 की ये सही है, 11 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी योजना या ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो ये थी मातृशक्ति उद्यमिता योजना, इसका होगा केवल 2। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम नहीं है और यह उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है? मनरेगा केंद्र सरकार की है, 2005 में एक्ट लाया गया था, 2009 में इसका नाम नरेगा से बदलकर मनरेगा कर दिया गया। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत 2005 में हुई थी, 12 अप्रैल 2005। गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की योजना है। पंडित नेहरू उत्कर्ष योजना ये भी केंद्र सरकार की है। तो गंगा एक्सप्रेसवे 6 लेन एक्सप्रेसवे है जो 594 किलोमीटर लंबा है, जो मेरठ से लेकर इलाहाबाद तक 12 जिलों से होकर गुजरता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक लिखी थी बिमल जालान ने। निम्न में से कौन सा विश्व वेटलैंड दिवस यानी विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में जाना जाता है? 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, ये प्रकाशित की जाती है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा। मध्याह्न भोजन योजना को पीएम पोषण योजना में किस वर्ष पुनर्नामित किया गया? 2021 में इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया गया। लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय बजट विभाग 2023-24 अनुमानित आवंटित राशि सही सुमेलित है? तो स्वास्थ्य मंत्रालय यही सुमेलित है इसकी। स्वास्थ्य मंत्रालय को 89,155 करोड़ का आवंटन किया गया है, बाकी सब गलत दिए हुए हैं। तो आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है और मैं आगे भी आपके सामने ऐसे वीडियो लाता रहूँगा, जिसमें मैंने कराया आपको 2023 का प्रीवियस ईयर पेपर। कोशिश करूँ कि मैं आपको पिछले 10 सालों के प्रीवियस ईयर पेपर पीसीएस के करा दूँ। आगे मैं 2022 का प्रीवियस ईयर पेपर लेके आऊँगा अपनी वीडियो नंबर 2 में, क्लास नंबर 2 में। मिलते हैं। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और मैंने अभी ये नया चैनल शुरू करा है, आप ही हैं जो इसे प्रमोट कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।